हाँ जी, नमस्कार सभी को। संगणक की जो अपने मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है क्रैश कोर्स के साथ में। क्रैश कोर्स विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रखी गई है और जो क्रैश कोर्स के अंदर नहीं जुड़े विद्यार्थी उनके लिए भी 99 रुपीज के अंदर ये 10 मॉक टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट के अंदर अपने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं पूरे सिलेबस के साथ में। आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। एक पर्सन एक अंक का नेगेटिव मार्किंग के साथ में आप अपना मूल्यांकन जरूर करें और इसी क्रम में अपने शुरुआत करते हैं आज के पहले पर्सन के साथ में। पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़े। बहुत अच्छे तरीके से, बड़े व्यवस्थित तरीके से अब तक हमने अपने आपके सिलेबस के 2 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक अपना रनिंग में है, भिन्न पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद अनुपात समानुपात हो गया और आप प्रतिशत पे अपने काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी अपने बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर करेंगे। सभी के शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका मूल्यांकन भी करें। सभी चैप्टर के PYQ प्रीवियस ईयर प्रश्नों की जो क्लासेस है वो क्लासेस के साथ में बहुत शानदार तरीके से पूरे ईयर वाइज 2009 से लेकर 2023 की PDF है वो भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो इस टेस्ट सीरीज के आज का अपना दूसरा जो कि एडवांस लेवल का था, थोड़ा सा पेपर का प्रश्नों का स्तर पहले के बजाय दूसरे में बढ़ा है। तो हो सकता है कि आपका स्कोर थोड़ा सा पिछले टेस्ट के बजाय कम आया होगा या आपने उसके इक्वल भी मेंटेन कर दिया तब भी बहुत अच्छी बात है। वो देखते हैं किस प्रकार से कैसे अपने आपके सिलेबस के सारे टॉपिक मैंने मेंशन कर रखे हैं। सभी से क्वेश्चन रैंडमली अपने उठा रहे ताकि आपका सही मूल्यांकन हो और आप अच्छे से देख पाए कि अगर आज के दिन में हमारा एग्जाम होता है तो गणित विषय के साथ हम कितना स्कोर कर सकते हैं। ये अपना क्रैश कोर्स जिसके अंदर अपने को कंप्लीट कोर्स भी उसके अंदर इन जो मैं पहले करवा चुका हूं वो भी उसके अंदर है। मॉक टेस्ट ले रहे हैं, शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, PYQ क्लासेस है और उसकी PDF और प्रैक्टिस शीट भी आपके साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं शुरुआत आज के पहले प्रश्न पे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कथन जब स्टेटमेंट पे बनाए तो संभल के काम करना चाहिए। पहली स्टेटमेंट देखो, क्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या? बिल्कुल है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर कौन सा होता है? मतलब जिन संख्याओं का रूट मान पूरा पूरा हो जाए, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये वो संख्या है जिनका आप अगर रूट करोगे तो पूरा पूरा मान प्राप्त होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या होती है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इनमें 25 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, क्योंकि आप जब 25 का रूट करते हो तो पूरा पूरा 5 प्राप्त हो जाता है और जिसका मान पूरा पूरा प्राप्त हो जाए वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो ये अपने पास में ए ऑप्शन सही था। सेकंड, 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि 38 का जब रूट करेंगे तो पूरा पूरा मान प्राप्त नहीं होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। तीसरा और चौथा कथन समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से सुनिए। तीसरे स्टेटमेंट में किसी विषम संख्या का वर्ग आप ओड नंबर पकड़िए। मान लीजिए एक का समझ में नहीं आएगा, 3 का लेते हैं। एक ओड नंबर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब वो ये कहते हैं कि जब आप ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आप उस संख्या को दो लगातार आने वाले नंबरों के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 4 और 5 जोड़ 9 होगा, दो लगातार नंबर के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। ये तो ठीक हुआ। इसी प्रकार से हो रहा और वो कहते हैं प्रत्येक वर्ग संख्या का, प्रत्येक ओड नंबर का वर्ग ऐसा होता है। चेक करना है हमें। 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 देखिए क्या 13 और 12 दो लगातार नंबर का जोड़ है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये प्रत्येक संख्या होती है। और चेक करना, 7 पे आ जाओ। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 देखो 25 और 24 दो लगातार नंबर का जोड़ है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आपका ये कहता है कि किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। एक तो ये हुआ। फिर वो ये कहता है कि किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या विषम को कर सकते हैं? तो आपने कहा ये पहले सी नंबर ऑप्शन विषम कह रहा है। डी कह रहा है किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन के साथ में। पहली बात तो ये कि जब आपका ए सही है, पूर्ण वर्ग संख्या, और वो कहते हैं सत्य नहीं है वो ढूंढना है, तो ये बात सही है। बी भी सही है और सी भी आपने देख लिया कि विषम का वर्ग किया और दो धनात्मक पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल हो रहा है, तो ये भी सही है। तो अब अपना ऑप्शन कौन सा बचता है? डी। नेचुरल सी बात है, गलत डी तो होगा। डी को चेक कर लेते हैं। किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में व्यक्त
कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं अपने इवन नंबर के साथ में। आइए इवन की बात करते हैं। सबसे पहले 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर आपने किया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर आपने किया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं इनको आप दो लगातार नंबर के जोड़ के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यही आपसे पूछा था कि कौन सा गलत है। तो आप ये जब ये कह दो कि हम सम संख्याओं के वर्गों को भी ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं तो ये संभव नहीं है, तो आपका गलत कथन कौन सा हुआ? डी, पहले क्वेश्चन का सही आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड में थोड़ा चेक कर लूं आपके आंसर की में, मेरे ख्याल से शायद इसको अभी अपने पेपर सामने ही है, देख लेते हैं आपके टेस्ट में मैंने कौन सा ऑप्शन दिया है। हाँ डाउट होता है साथ साथ क्लियर कर लेना चाहिए अपने को, नहीं तो फिर बाद में अगर इसका आंसर गलती से सी दे रखा है तो चेंज करवा देंगे, है ना। हो जाओ भाई हो जाओ। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, डी दिया हुआ है ना। तो ये पहला क्वेश्चन अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, कोई दो नंबर है आपके पास में, एक ए है और एक बी है ना, ये दो नंबर है आपके। वो कहता है कि इनके बीच का अंतर 6 है, इनका अंतर करते हो तो 6 आता है, और इनके वर्गों का अंतर 60 है अपने पास। इनका स्क्वायर करके जब इनका डिफरेंस निकालते हो तो रिजल्ट आता है ठीक, सॉरी 60। ठीक है, तो यहां से आप मुझे बताएं, क्या आप एल्जेब्रिक थोड़ी सी सर्वसमीका की जानकारी रखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो आप इसे कहते हैं ए प्लस बी, और ए माइनस बी वो कितना है 60। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस करोगे 60 आएगा, क्योंकि स्क्वायर यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या ऊपर आपने ये मान उपलब्ध नहीं करवा रखा क्या? बिल्कुल, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो आप a प्लस बी इंटू यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वैल्यू दूसरी, वो गुणा करेगी a प्लस बी, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, बराबर किसके है 60 के। अब बताओ a प्लस बी कितना आएगा? ये जो 6 गुणा करा उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, 60 में 6 का भाग दिया कितना आ गया 10। क्या प्राप्त हो गया कि जी दोनों का जोड़ 10 है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी कभी दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का जोड़ दे दे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर दे दे तो आपको सबसे बड़ी संख्या बताना हो, जब सबसे बड़ी संख्या बताना हो या उन दोनों में बड़ी संख्या बताना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उन दोनों का, दोनों इक्वेशन के नंबरों का जोड़ करो और 2 का भाग दो। तो कितना बड़ी संख्या कौन सी आ गई 8 आ गई। अब अगर वो कहते कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो ये जब बताना हो तो जो बड़ी के लिए तो जोड़ करना है, छोटी के लिए उनका अंतर करो। 10 माइनस 6 2, तो कितना आ रहा है अपने पास में 4/2। आंसर क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। ये वो आपके दोनों नंबर है, बड़े वाला नंबर 8 है, छोटे वाला नंबर 2 है। और आप चेक करो 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 में से 4 जाएगा 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। बस आपको दोनों नंबर मिले। अब वो क्या पूछ रहे हैं, उनके घनों का योग यानी उनका क्यूब का अंतर करना है। तो क्यूब का अंतर करना है तो आपको करना है क्या, पहले तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब करना है, और 8 के क्यूब में से क्या करना है 2 का क्यूब घटा देना है। 8 का क्यूब कितना होता है 500, घटाना है जोड़ना है, जोड़ना है। तो ये हो गया 512, और प्लस ये कितना हो गया 8। 8 का क्यूब जानते हैं ना, 8 8 64, 64 का गुणा 8 से करोगे 512 आ जाएगा। 2 का क्यूब जानते हैं 8, दोनों का जोड़ पूछा था, जोड़ कर दो, कितना प्राप्त हो गया 520। कितना 520, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा रफ फर्क तो है ना। और अगर आंकड़ों को वहीं समझ जाते तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन ना हुआ तो आपको दोनों संख्याएं पहले प्राप्त करनी पड़ेगी, दोनों संख्याएं मिलेंगी तभी आप उनका क्यूब बता सकते हैं। तो ये अपने पास में वर्ग और संख्या और उनके घनों के बीच के संबंध पे बना प्रश्न नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपात से संबंधित 10a³ प्लस 4b³ 11a³ माइनस 15b³ बराबर 7/5। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख दी जाती है, आप उनको हमेशा
अंश और हर के रूप में लिखा करो, आसानी से समझ में आता है। 10a क्यूब प्लस 4b क्यूब लिखा। इसी प्रकार से नीचे वाला दूसरा अनुपात क्या दिखा है, 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब, जो कि इक्वल किसके है, 7/5 के। अब यहां से करो तिरछा गुणा, यहां से करो तिरछा गुणा। जब तिरछा गुणा करोगे तो देखो 5 का गुणा करते हैं, तो 5 का 10 से गुणा किया, कितना हो गया, 10 5 50 a क्यूब प्लस 500 की कितना हो गया 20b क्यूब, 7 का करते हैं 11 7 77 a क्यूब, और 15 7 कितना होता है 105b क्यूब। अब a की वैल्यू एक तरफ, b की वैल्यू एक तरफ कर देते हैं। a की वैल्यू इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो हमें जब दोनों तरफ पॉजिटिव दोनों तरफ नेगेटिव तो अंतर करना होता है, तो इनका अंतर कितना है 27a क्यूब आया। b की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें ऐड करना होगा, ऐड करोगे तो 20 और 105 का जोड़ के कितना हो 125b क्यूब। अब अगर मैं पूछूं कि a क्यूब रेशो b क्यूब, क्योंकि a और b का क्यूब बताना हो तो क्या कहोगे, आप इन वैल्यू को घुमा के लिखोगे, ये सिखाया अनुपात चैप्टर में मैंने। 125 और ये कितना हो गया 27। अब अगर क्यूब है तो मतलब अगर दोनों तरफ हम घनमूल कर दें, घनमूल का मतलब जानते हैं ना, क्यूब रूट कर दें, क्यूब रूट करोगे तो यहां से देखो क्या a रेशो b आ जाएगा, क्यूब रूट होने से पावर 3 कट जाएगी। इसका क्यूब रूट 125 का घनमूल, 125 का घनमूल कितना होता है 5, 27 का घनमूल कितना होता है 3। घनमूल जानते हैं ना आप, अपने इस संख्या का घनमूल 125 का भी कर रहे हैं और घनमूल किसका कर रहे हैं 27 का, तो 125 का 5, 27 का 3, रेशो प्राप्त हो गया। अब वो कहते हैं जो रेशो प्राप्त हो गया उसको यहाँ रखो और आंसर बताओ, तो बिल्कुल रख देते हैं। जहां जहां a आएगा वहां पर हम a की वैल्यू कितने लिखेंगे 5, b की वैल्यू क्या रखना है 3, बस यहां रख देते हैं। तो क्या है अपने पास क्वेश्चन 3, a का मान 5 है और b का मान कितना है 3, तो प्लस 5 इंटू 3, ये हमारी पहली वैल्यू। और आगे बढ़ते हैं, जहां a आएगा वहां पर हम 5 लिखेंगे, जहां पर b आएगा वहां पर हम 3 लिखेंगे। लो जी, तो 5 दिया 15, 15 कितना हो गया 30 हो गया, 9 5 45 में से 6 गया कितना हो गया 39 हो गया, 3 के पाड़े से काट देंगे कितना आ जाएगा 10/13, 10/13, ऑप्शन कौन सा ए प्राप्त हुआ। क्लियर है क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा प्रश्न था। सामान्य में इस टाइप के प्रश्न को आपको ये कहता हूं कि बाय ऑप्शन करना है, हमेशा यही कहता रहा हूं और यही कह रहा हूं आज भी, लेकिन जब ऑप्शन तब यूज किया जा सकता है जब आप उनमें से क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए पूछा जाए तब, पर उसने ऐसा नहीं, वो पूछने क्या जोड़ना क्या घटाना तो बाद की बात है, उसने उस वैल्यू को आगे रखने के बाद का रिजल्ट पूछ लिया, और ये जब पूछ लिया ऑप्शन काम नहीं करेगा। और कोई रास्ता नहीं है, या तो आपकी कैलकुलेशन आपको इशारा दे दे कि यार ये संख्या लेके चल लें, तो इशारा मैं दे रहा हूं कि एक बार 5 लेके देखो आपको समानुपाती जो अपना प्रोपोर्शनल रिलेशन अपने को प्राप्त हो जाएगा। अगर ना ही आया समझ में कि आप कहोगे 5 क्यों, तो फिर ये करना पड़ेगा। देखो 4 संख्या है आपके पास और प्रत्येक में x जोड़ना है, तो 4 संख्या कौन सी है 2 है और 3 है, और वो कहते हैं सब में x जोड़ो, तो पहले में x जोड़ दिया 2 + x, फिर 3 + x, और फिर 30 + x। कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, या तो आपकी समझ में x की कोई वैल्यू उठा लो, 2 3 4 5 मान के देख लो एक बार, क्योंकि ऑप्शन तो काम करेगा नहीं, और नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। वो कहता है कि सब में जोड़ना, अगर वो जोड़ने का कहे तो जोड़ो, घटाने का कहे तो हम सब में से घटा देंगे, फिलहाल जोड़ने का काम तो जोड़ देते हैं एक्स। ऐसा होने से क्या होगा कि ये एक समानुपाती रिलेशन प्राप्त हो जाए। क्लियर है बात, अब इसे हल कर दे। अब क्योंकि समानुपाती रिलेशन पे जब जोड़ते हो तो ये संख्या समानुपाती हो जाती है, ये देखो। अब जब समानुपाती होगी तो हम क्या जानते हैं, मध्य पदों का और बाह्य पदों का गुणनफल सदैव इक्वल होता है। तो कर दीजिए 2 + x, बाहर के पदों का 2 + x किसके साथ गुणा करेगा 35 + x के साथ में, बराबर में मध्य पद कौन सा 30 + x है, वो गुणा करेगा किसके साथ 3 + x के साथ। लो जी गुणा कर दें, रिजल्ट निकाल देते हैं। 35 दुआ कितना हो गया 70 + 2x प्लस 35 का गुणा x से 35x + x², दोनों ब्रैकेट का गुणा करके बाद रिजल्ट आ रहा है। यहां से अपने 30 दिया 90 + 30x + 3x
प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो कटने वाला वो तो काट दो जी, यहां से एक्स स्क्वायर तो गया दोनों तरफ से। यहां पर कितना हो गया 70 प्लस 37x, यहां पे कितना हो गया 90 प्लस 33x। x के वैल्यू एक तरफ करते हैं, अंतर करोगे कितना आ जाएगा 4x। 70 और 90 का अंतर कितना हो गया 20। x की वैल्यू क्या आ गई 5। लो जी, वो जो जोड़ने वाला मान था वो 5 था, मैंने प्रश्न शुरू होते ही इशारा किया था कि 5 लेके चल लो। अब आ गए जी 5, 5 आ गया तो वो कहते हैं कि अब इसे रोको मत और आगे बढ़ो। अब x प्लस 7, उस 5 में जो x की वैल्यू आई उसमें पहले जोड़ो, किसे जोड़ो कि जी 7 जोड़ो। तो 5 प्लस 7 ये एक पहली संख्या, और फिर कहता है 2 घटाओ, तो 5 में से 2 घटाओ, तो हमारी पहली संख्या कितनी प्राप्त होगी 12। यहां से क्या प्राप्त हुई 3 का। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या प्राप्त करना है मध्यानुपाती। दो संख्याओं का हमें क्या प्राप्त करना है मध्यानुपाती। और आप क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का जब मध्यानुपाती प्राप्त करना है, मैंने सिखाया आपको, ये लिख लो अगर कहीं नहीं आपको याददाश्त में नहीं आ रहा। दो संख्याओं का मध्यानुपाती जब प्राप्त करना होता है, दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट करना होता है। दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट करना होता है। तो देखो 12 इंटू 3, इनका गुणा किया और आपने रूट किया। 12 तिया होता है 36, और 36 का रूट कितना आएगा 6। आपका ऑप्शन नंबर डी। ये एक अकेला प्रश्न ही था, 2 प्रश्न थे। अब इन 2 प्रश्नों को करने में उतना ही 2 प्रश्न जितना समय जाना जरूरी था अपने लिए, और उतना ही लगा है। समस्या कब आ गई जब उसने ऑप्शन अपना काम किया नहीं, तब आपको यही करना पड़ेगा। इससे बच के नहीं निकला जा सकता। ये इतना सारा काम कंपलसरी था अपने लिए। तो अच्छा प्रश्न बनाया गया था। अगर पेपर के दौरान समय कम होता है तो पहले एक बार ऐसे प्रश्न को पढ़कर स्किप करके आगे जाना है, जहां हम शॉर्टकट नहीं मार सकते, कोई छोटे मेथड से काम नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन काम नहीं आ रहा, लेंथी मैटर है, तो वहां से एक बार निकल के आगे निकल जाओ। फिर जब हमें पता चला कि पेपर पूरा कर दिया, समय बचा है, वापस आएंगे, इस पर्सन को फिर करेंगे। होने वाला था, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, लेकिन वर्क मांग रहा था इस पर्सन में अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक गांव की जनसंख्या वो कितनी 9800। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई, महिलाओं में 5% की। ये क्रॉस मेथड वाला है। पुरुषों में जो वृद्धि देखी गई वो कितनी है 8%, और महिलाओं में जो वृद्धि है वो कितनी है 5%। ऑल ओवर जो जनसंख्या है वो कितनी होगी 10,450, 58, सॉरी 10,458। अब क्रॉस मेथड करते समय मैंने आपको ये बताया और अच्छे से सीखा हमने कि क्रॉस मेथड तब काम करता है जब आपके सारे आंकड़े समान इकाई में हो। मतलब अगर ये दो आंकड़े प्रतिशत में तो ये भी प्रतिशत में चाहिए, पर ये तो प्रतिशत में है नहीं, तो बनाओ, रफ काम करो अलग से। तो पहले बताओ 9800 से कितनी पहुंच गई 10,458। जनसंख्या बड़ी है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल बड़ी है, तो रफ काम वहां करते हैं। कितनी बड़ी है काउंट करके बताओ, तो ये हो गया 658। कितनी बड़ी है 658। कितने पे बड़ी है 9800 पे, और इंटू कितना है, ठीक है। अब इसे काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 7 98 होता है, ये कट गया। 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो गया 9, 14 7 98, तो ऊपर आ गया 47, नीचे आ गया 7। अगर कटे पूरा पूरा तो ठीक है, ना कटे तो रोक दो, पॉइंटों में मत लेके जाना। तो अपने को कितना प्राप्त हो गया 47/7, तो इसे हटा दो, इसकी जगह रिजल्ट कितना आ गया 47/7%। ठीक बात है। अब अपने को जब सारे आंकड़े प्रतिशत में आ जाए तो हमें क्रॉस अंतर करना होता है ऐसे। लेकिन समस्या ये है कि क्रॉस अंतर करें कैसे भिन्न आ गया, और अगर आपके पास कोई एक भिन्न रूप में आ जाए तो भिन्न का जो नीचे का मान होता है वो सभी प्रतिशत संख्या के साथ गुणा करता है। ये भी हमने सीखा है। जैसे आपने सभी के साथ गुणा किया तो आपका प्रश्न एक नए रूप में आ गया। जनसंख्या कितनी थी 9800, और जब आपने 7 का गुणा किया कितना हो गया 7 8 56। यहाँ पर 7 का गुणा किया 7 5 35, और यहाँ 7 का गुणा किया तो 7 से 7 कट के कितना आ गया 47। अब हमें क्रॉस अंतर करना है, तो 35 47 का अंतर किया कितना हो गया 12, 56 47 का किया तो 9। अब अपने को जैसे 12 9 अनुपात प्राप्त होगा, तो आप 3 के पाड़े से काट देंगे तो ये हो गया 4, और 3 के पाड़े से काट दिया तो 3। आपका उस संख्या का जो विभाजन है पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का रेशो कितना प्राप्त हुआ 4:3। अब क्या पूछा है पुरुषों की संख्या हमसे पूछी है, तो पुरुषों की संख्या बताने के लिए कुल संख्या थी कितनी 9800।
इसको बांटना किस अनुपात में है? 4:3 में बांटना है। तो अनुपातों का जोड़ कितना हुआ? 7। पुरुषों की संख्या, ये ध्यान रखो कि पहला जो अनुपात है वो पहले का ही आया है और जो दूसरा अनुपात है वो दूसरे के ही आया है। मतलब पुरुषों की संख्या अगर 4 है तो महिलाओं की संख्या 3 है। तो आपको 4 अनुपात की वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहां से आप 4 की प्राप्त करते हैं। 4 से 7 से कट गया 14 पे, और 14 चौके कितना होता है? 56। तो आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ कितना? पुरुषों की संख्या 5600, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगर वो महिलाओं की पूछता तो 14 तिया 4200। अच्छा प्रश्न था, बड़ा प्रश्न था। अगर परसेंटेज नहीं बना तो गाड़ी रुकी, और परसेंटेज को यहाँ पॉइंटों में ले गए तो गाड़ी रुकी। तो संभल के काम करो। हमने जैसा जैसा प्रैक्टिस में बताया वैसा काम करोगे, गलती नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मैथ अच्छा है तो सिर्फ प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज के साथ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा डर बना है या पहले से गणित अच्छी तैयार हुई नहीं, तो अभी भी हमारे पास समय है, हम गणित को बचा सकते हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़े। और यहां से देरी करे हो उसकी भरपाई करना संभव नहीं होगी दीदी। आइए आगे बात करते हैं। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह बेहतर अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी है, वो 43% अंक प्राप्त करता है और वो क्या होता है? बेहतर अंकों से फेल हो जाता है। बेहतर अंकों से फेल हो जाता है, यानी वो ये कह रहा है कि अगर मेरे बेहतर नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी क्या 57% अंक प्राप्त करता है और वो पास होने वाले नंबरों से 40 अंक ज्यादा लेके आ जाता है। ये छोटा सा डायग्राम यूज करने की अगर आदत है तो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, पास होने से वो 40 नंबर ज्यादा लेके आ जाता है। अब इस प्रश्न को करते समय देखिए क्या करना। आपको देखना है कि दोनों के प्रतिशत का अंतर कितना है। एक का 57 आया, एक का 43 आया। अंतर करो, अंतर कितने का प्राप्त हो रहा है अपने पास में? 7 3 4 14, 14% का है। अंक दोनों के परसेंटेज का अंतर कितना है? 14। अब अगर दोनों देखो, या तो दोनों पास होंगे या फेल होंगे, एक पास एक फेल। अगर दोनों पास हो या दोनों फेल हो तो आपको हमेशा और हमेशा अंकों का अंतर करना चाहिए। और अगर एक पास और एक फेल है, इस केस में अंकों का जोड़ करना चाहिए। अंकों का जोड़ करो। वो 40 ज्यादा ला रहा है, ये बेहतर कम ला रहा है, तो गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो 40 ऊपर गया, ये बेहतर नीचे गया, गैप बढ़ गया। वो कितना बड़ा गैप? तो 40 और बेहतर का जोड़ करेंगे तो अपने पास में 2 आया और 7 4 11 112। क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 14% की वैल्यू 112। अब जब 14% की वैल्यू होगी तो आपको पता है कि पेपर कितने प्रतिशत का होता है? 100 का। तो 112 में भाग देंगे 14 का, इंटू कर देंगे 100 से। अब यहां से प्राप्त करो तो 14 8 कितना होता है? 8 का पढ़ा ठीक ठाक है ना 14 का, तो 14 8 112 होता है अपने पास में। और 8 का गुना 100 से किया तो क्या प्राप्त हो गया? 800। ये क्या प्राप्त हो गया? ये तो पूर्णांक, यानी आपको ये पता चल गया कि आपका पेपर जो था वो कितने नंबरों का था? 800 नंबर। अब वो कहता है कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे? बिल्कुल बता देते हैं। देखो मुझे बताओ, आप किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लो, विद्यार्थी को, सॉरी, इसके 43% नंबर आए हैं। पहले वाला विद्यार्थी, आप कहेंगे बिल्कुल 43% नंबर आए। उसको और कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 72 नंबर चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 72 नंबर अपने पेपर का कितना प्रतिशत है? 72 जो नंबर है वो पेपर का कितना प्रतिशत है? तो जो नंबर जिसका पता करना होता है वो ऊपर, और पेपर के सभी नंबरों का नीचे लिखते हैं और इंटू 100 करते हैं। तो यहां से हल किया तो मतलब अपने पास में 6% प्राप्त हो। वो विद्यार्थी दो बात कह सकता है कि मैं बेहतर नंबरों से फेल हो गया या मेरे नंबर 6% कम आए हैं। सॉरी 12 अच्छे के 9, सॉरी 6 कहां से है? 9 8 72 है ना। तो या तो वो ये कहेगा कि 72 नंबर मेरे कम आए हैं, और या वो क्या कहेगा? 9 बार 9 8 72 होता है ना, सॉरी। तो कितना कहेंगे कि 9% नंबर कम आए हैं? दोनों एक ही बात है। या तो कह दे कि मेरे 72 नंबर कम आए हैं, जो कि हमें दिख रहा है, लेकिन क्योंकि 72 नंबर कितने में से? 800 में से, तो वो 72 नंबर हमारे पेपर का कितना प्रतिशत है ये बताने के लिए 72 ऊपर लिखा, पेपर के नंबर नीचे, इंटू 100। तो 9 8 72, तो मतलब 9% नंबर जो है उसके 9% नंबर है वो कम है। तो 43 लेके आ रहा है, 9% अगर वो और ले आता तो क्या वो पास नहीं हो जाता? पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे? 52%। यही आपसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर सी। यही आपसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर सी, अपने को प्राप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए सी का 1/6 है। ए सी का 1/6, यहां से रेशियो प्राप्त करो, ए बी और सी। ए सी का 1/6 है, तो ये ए के पास अगर 1 रुपए है तो सी के पास कितने रुपए हैं? 6 रुपए। 1/6 का रेशियो ये तो हो गया अपने पास में। अब वो कहता है बी ए का दुगना रखता है।
बी के पास ए का दुगना है तो कितना हुआ? अगर ये 1 रुपये रखता है तो ये 2 रुपये। क्या हमें ए बी सी तीनों का रेशियो प्राप्त हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल प्राप्त हुआ। अब अगर मैंने अपने औसत चैप्टर में क्या सीखते हैं कि ए बी सी का औसत दे रखा 30। अब मुझे बताएं तीनों का औसत मान 30 दिया हुआ है, क्या यहां से हम तीनों का कुल मान पता कर सकते हैं? ये पता करने के लिए 30 का गुणा किससे करोगे? 3 से। क्यों? क्योंकि टोटल मान बताने के लिए औसत का उतने से गुणा करते हैं जितनी संख्या होती है। तो 30 दिया कितना हो गया? 90। अब क्या है, आप ये कह रहे हो कि तीनों के पास कुल जो है 90 रुपए है और 90 रुपए को इस अनुपात में बांटना है। अब उसने क्या पूछा है देखो, वो कहते हैं ए और सी का अंतर ज्ञात ज्ञात करो। बिल्कुल ज्ञात कर लेते हैं, ए और सी का अंतर ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए देखो कुल मान कितना है? 90। तो कुल अनुपात कितना है? 6 2 8 और 1 9। पूछा क्या है? ए और सी का अंतर। ए और सी का अंतर कितना है? 5। लो जी, 9 से 9 कट गया, कितना प्राप्त हो गया? 50 का अंतर है। कितना आसान प्रश्न था ये अपने पास, ऑप्शन सी। क्लियर है आपका ये क्वेश्चन? चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो? 2 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो? इसके लिए हमें पहले देखना है कि वो कौन सी संख्या जो 13 के पाड़े में आती है और 100 और 200 के बीच में आती है। तो सबसे पहले अगर पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको देखो ऐसा करना चाहिए। 100 में 100 के तुरंत बाद 13 के पाड़े में आने वाली संख्या कौन सी है? तो 13 पांजी 85 और 13 छिक्की की बात करें तो अपने पास में 13 पांजे 65 होता है। सॉरी 13 13 क्या पढ़ने, सॉरी 13 सात 91 होता है अपने पास में। तो 13 सात 91, कितना बचा? 9। अब बताइए अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 100 में से क्या घटाएं कि 13 के पाड़े में आ जाए, तो आप कहोगे 9 घटाओ। क्या जोड़ना है? जब ये बात आए तो इन दोनों का अंतर होता है। 9 और 13 का अंतर कितना होता है? 4 का होता है। तो 4 इसमें जोड़ दो, तो 4 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना प्राप्त हो गया? 104। यानी 13 के पाड़े में आने वाली पहली संख्या 104 है जो 100 के बाद में आती है। और जिसको 13 आठी आता है वो बहुत बढ़िया। 13 आठी 104, 13 निमा 117। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ा चले। कहां तक चलना है? 200। अब 200 से पहले कौन सी संख्या जो 13 के पाड़े में आई, ये पता करने के लिए 200 में भाग देते हैं फिर से 13 का। तो ये हो गया 13 अपने पास में, 7 जीरो हो अपने पास में, और यहां से अपने पास में एक बात करें तो 13 पांजे 65। तो पीछे क्या बचा? 5। अब आप क्या कह रहे हो कि जी 5 घटा दो, जो शेषफल बचता है वो घटाना होता है। तो 5 घटा दो तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 13 के पाड़े में आएगा। अच्छा घटाओगे क्यों? क्योंकि जोड़ते तो वो संख्या 2 से बड़ी हो जाएगी। तो 5 घटाते हैं तो 200 में से 5 घटा दिए, कितना आ गया? 195। लो जी, ये हमारी संख्या आ गई। और अब हमसे क्या पूछा है? औसत। आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि औसत बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता है क्या? जब प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में क्या लगा देना है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। लेकिन ये कब? तब जब आपका प्रश्न एपी पे आधारित हो, समांतर श्रेणी पे आधारित हो। तो पहला पद आपके पास में क्या है? 104। अंतिम पद क्या है? 195। भाग किसका देना है? 2 का दे दो। अब 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 95 और 4 99, 299 बटे में 2। भाग देंगे तो 14 दुआ 28, 19 9 और फिर आया 149.5। 149.5 कहीं दिखाई देगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्वेश्चन। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले ये प्रश्न तो छोटा था, 13 का पढ़ा था, 100 200 तक ही था। ये प्रश्न अगर हजारों में चली जाए और फिर अगर आपने ये संख्या नहीं ढूंढी कि सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है, तो प्रश्न होगा ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल के साथ ये सीखने का प्रयास करो कि सबसे छोटी संख्या पता करना होता है, तो जो शेषफल और जो भाग देते हैं उनका अंतर होता है, वो जोड़कर छोटी संख्या प्राप्त कर लो। बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए जो शेषफल आता है वो उसमें से घटा दो। आपको दोनों संख्या चाहिए थी, दोनों मिली, और नीचे सिर्फ 2 का भाग देना है, तब जब औसत बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज दर 3% शर्तों के साथ लिख देते हैं। ये वो केसीसी वाला प्रश्न है कि पहले 2 साल के लिए ब्याज दर रहेगी, वो कितना रहेगा? 3%। लेकिन आपने बैंक से उधार लिया धन और 2 साल तक पैसा नहीं लौटा पाए, तो बैंक ये कहता है कोई बात नहीं, आपको हम आगे का समय देते हैं,
और आगे का समय वो कहता है कि अगले 3 वर्षों के लिए 8%। आगे के 3 साल पकड़ो और उस आगे के 3 साल में जो दर रहेगी वो कितनी रहेगी, 8%। वो कहता है जी अब अपने पास समय कितना हो गया, 2 और 3 5 साल का। अगर हम 5 साल तक धन लौटा गए तो ठीक है, बैंक कहता है कोई बात नहीं, अगर 5 साल तक आपसे धन नहीं बना, वापिस नहीं लौटाया, तो आपको 5 वर्षों के बाद की किसी भी अवधि के लिए ब्याज दर क्या रहेगा, 10%। अगर आपने 5 साल तक लौटा दिया तो ठीक, नहीं लौटाया तो उसके बाद में आपकी ब्याज दर क्या रहेगी, 10%। ब्याज दर 10%। लेकिन आपने तो धन लौटा दिया, कब, 6 सालों के बाद लौटा दिया। तो मुझे बताइए, जब धन हमने 6 साल के बाद में लौटा दिया तो क्या ब्याज हमें 6 साल का देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। ऊपर साल कितने हो, 2 और 3 5 हो गए, और बनाने कितने थे, 6 साल। तो इसका मतलब ये 10% ब्याज दर है वो कितने साल के लिए रही, वो 1 साल के लिए रही। इससे क्या हो गया कि अब हमारे साल गिनो, 2 3 5 और 1 6, कुल मिलाकर 6 साल हो गए, 6 साल का ब्याज मिला। अब 6 साल का ब्याज हमें कितना मिला, 1520 रुपए। वो तो अलग बात है, पहले ब्याज रेट पता कर लेते हैं कि कुल हमने कितना परसेंट ब्याज दिया। उसके लिए मुझे बताओ, जब हर साल 3% की ब्याज रेट 2 साल तक देंगे तो कुल मिलाकर कितना परसेंट हो गया, 2 तिया 6% ब्याज यहां से बना। 3 साल तक 8% के हिसाब से कितना हो गया, 8 तिया 24% यहां से बना। 1 साल के 10% दी तो ब्याज दर यहां से बना 10। अब बताओ कुल मिलाकर आपने कितना ब्याज दे दिया, तो आप कहेंगे 24 6 30, 30 और 10 कितना, 40% ब्याज दे दिया। अब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हमने 40% ब्याज दिए हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 1520% रुपए ब्याज दिए, 1520 रुपए ब्याज दिए। तो बताइए आपका जो 1520 रुपए है वो 40% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, कितने रुपए जमा करवाए थे, यानी मूलधन पूछ रहे हैं। और मूलधन कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो जब आपको 40% का किसी एक प्रतिशत का मान मिल जाता है, तो आप उस प्रतिशत का 2 भाग और 100 से कर दो गुणा। 0 से 0 काट देते हैं, 4 से हो गया 3 12, 4 8 32, तो रिजल्ट प्राप्त हुआ कितना, 38 रुपए। तो वो मूलधन जो था वो कितना था, सी ऑप्शन, 38 रुपए। क्वेश्चन नंबर 9 अपना। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी धनराशि पर 8% ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए उचित साधारण ब्याज 1200 रुपए है। 8% दर थी, देखिए यहां से 8% दर थी, और 6 साल के लिए मुझे बताइए कि कुल कितना परसेंट ब्याज दे दोगे भैया आप। आगे की बात ही बात यहाँ पर देखो, 8% दर 6 साल के लिए सरल ब्याज के हिसाब से हर साल आपने 8% ब्याज रेट दिया, 6 साल तक कुल मिलाकर कितना परसेंट ब्याज दे दोगे, 48, 8 छिके 48%, है ना, ब्याज दे दिया। लेकिन आप तो कह रहे हो कि कुल ब्याज 1200 रुपए होगा। आप एक तरफ कहते हो कि 48% ब्याज बनेगा, 8 छिके 48, दूसरी तरफ कहते हो कि 1200 रुपए ब्याज बनेगा। तो क्या हमारा 48% 1200 के बराबर है या नहीं है, ये बात तो क्लियर हुई। फिर वो कहता है तिगुनी राशि। अब उस तिगुनी राशि को कैसे करें, पहले पूरी राशि तो पता चले। राशि को तिगुना तब करोगे ना जब पहले की राशि पता हो, तो पहले की राशि अभी पता नहीं, और पहली राशि अपने आपने कितना होता है, 100% होता है। पहले ये पता कर लेते हैं कि 100% कितना है। तो 1200 में भाग देंगे 48 का, इंटू कर दिया 100 से। यहां से हल करते हैं, 1200 के 48 हो गया, 4 से 100 कट गया 25, 25 का गुणा 100 से किया, कितना प्राप्त हो गया, 2500। क्या है 2500 रुपए, 2500 रुपए क्या है कि जी हमारा मूलधन प्राप्त हो। तो मूलधन हमें कितना मिला, 2500। अब वो कहता है कि एक काम और करो जी, बोलिए। वो कहता है कि उस राशि को अब तिगुना कर दो, जो आपने पहले जमा करे उसका तिगुना करो। तो अब आ जाते हैं, 2500 का 3 गुना करते हैं, 2500 का 3 गुना कर दे हैं, तो नया जो मूलधन है वो अपने पास 25 दिया, कितना हो गया, 7500 रुपये हो गया। अब वो कहते हैं कि उस पे 10% की दर से, उस पे 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना, लो जी, कितना आसान सा प्रश्न है। समय दे दिया 2 साल, दर आ गई 10%, मूलधन है 7500, पूछा आपसे क्या है, ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ठीक है, 75 दुआ कितना होता है, 150 होता है। 150 के आगे 0 लगाओगे कितना हो जाएगा, 1500। तो ब्याज कितना बना, 1500 रुपये। और आप देखेंगे 1500 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अपना क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 पे। -3/7, 2/3 तथा -1/3 का आरोही असेंडिंग ऑर्डर
समस्या थोड़ी सी तब है जब आपके सामने नेगेटिव संख्या दे दी, है ना, तो इसमें उलझने वाली बात थी, लेकिन कोई विशेष नहीं था। एक चीज आप अच्छे से जानते हैं कि सभी धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर सभी नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। पॉजिटिव नंबर सभी नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि अगर हम आरोही असेंडिंग ऑर्डर रखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पॉजिटिव वाली आएगी, जो एक अकेली है 2/3। सबसे बड़ी संख्या 2/3 आएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी 2/3 नहीं है। आपका डी ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 2/3 है। ऑप्शन या ए है या सी है, या ए या सी। तो सबसे बड़ी तो होगी ये, क्लियर। अब ये पता चल जाए क्या कि -3/7 और -1/3 में से छोटी कौन सी है। एक सबसे छोटी मिल जाए, एक सबसे बड़ी मिल जाए, तो तीसरी बीच में आएगी। तो सबसे बड़ी तो क्लियर होगी कि 2/3 आएगा। अब सबसे छोटी के लिए क्या करना होता है, हमें वजर गुणा करना है। तो तिरछा गुणा करते समय देखो 3 तिया 9, 7 एकम 7। अगर ऐसा पड़ गए गड़बड़ हो जाएगा काम। सिंबल मत छोड़ो। अगर आपका ये जो संख्या है नेगेटिव है तो आपका रिजल्ट भी नेगेटिव जाएगा। 3 तिया 9, नेगेटिव में -9 आया। ये 7 एकम 7, तो ये किसका है, माइनस का। अब इन दोनों में कंपेयर करो, ये 9 और 7 नहीं है, -9 और -7 है। हम क्या जानते हैं, नेगेटिव में जो संख्या बड़ी दिखती है वो वास्तव में छोटी होती है। जो संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी नहीं होती क्या? तो -9 छोटा है कि -7 छोटा है? तो आप कहोगे कि जी -7 तो बड़ा है, -9 छोटा है। तो बस आपका क्रम बना, इन दोनों में ये सबसे छोटी है, फिर ये इससे बड़ी है, और पॉजिटिव वाली तो सबसे बड़ी है ही है। तो ये क्रम आना चाहिए कहां पर है, -3/7 और -1/3, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा नेगेटिव रूप देख के आपको रोकने का प्रयास करा था, लेकिन प्रश्न इतना खतरनाक था नहीं। प्रश्न नंबर 11। आइए आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज उसके काल के साधारण ब्याज से 2 रुपए अधिक है, दर 5% तो वो राशि प्राप्त करो। आपको मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट याद करवा रखा है कि जब भी 2 वर्ष या 3 वर्ष के बने प्रश्न में सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर पे बना प्रश्न आ जाता है। तो मैं फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। अगर आपको जरूरत हो तो कॉपी पर अलग से नोट कर लेना। अगर 2 साल का समय देके दोनों ब्याजों के अंतर पे आधारित, दोनों ब्याजों के अंतर पर आधारित प्रश्न हो, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले दोनों ब्याजों का अंतर लिखो, बराबर में मूलधन इंटू r/100 का स्क्वायर। लो जी, इतना सा कर देते हो तो भले मूलधन पूछो और भले दर पूछो और भले दोनों ब्याजों का अंतर पूछे, कुछ भी पूछे इन तीनों में से वैल्यू, शर्त यह है समय 2 साल। और अब आप देखो क्या दे रखा है, क्या आपको दिए गए प्रश्न में दोनों ब्याजों का अंतर नहीं दे रखा? कितना रुपए दे रखा है, 2। एक ज्यादा है दूसरा कम है तो अंतर ही ना। अंतर कितने रुपए का, 2 रुपए का। मूलधन ज्ञात नहीं है, दर कितनी है, 5/100। और आपने कहा कि 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख देते हैं। ये लो जी, 5 से कट गया, 500 के सॉरी 20×5 5 से हो गया 20। अब इनका गुणा कर देते हैं, 2 2 4 2 8, और 8 के आगे कितनी जीरो, 2 जीरो। किसका मान, पी का। लो जी, यही आपसे पूछा गया था, मूलधन पूछा गया था। मूलधन कितना प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए 800। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा प्रश्न है, माध्य विचलन से लिया गया प्रश्न। क्या मान लीजिए कि पहली 5 विषम प्राकृत संख्याओं का उनका माध्य के सापेक्ष ओ जो है माध्य विचलन है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 5 विषम प्राकृत संख्या है। तो 5 विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 और 9। अब वो कहते हैं कि इनका माध्य विचलन जो है वो कौन है, ओ है। तो पहले ओ की वैल्यू ढूंढना है अपने को। ओ होता है माध्य विचलन। माध्य विचलन कैसे प्राप्त करेंगे, पहले आपको समांतर माध्य बताना पड़ेगा। तो दिए गए प्रश्न में समांतर माध्य आप पता करेंगे, और समांतर माध्य के लिए आपको क्या करना चाहिए, आंकड़ों का योग बते आंकड़ों की संख्या करना चाहिए। लेकिन ये तब करना चाहिए जब आपका प्रश्न एपी पे आधारित ना हो। एपी मतलब समांतर श्रेणी पर। अगर समांतर श्रेणी पर बना प्रश्न आता है तो बीच की जो वैल्यू होती है वही आपका समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। अब जैसे समांतर माध्य आ जाता है, फिर आपको माध्य विचलन निकालना हो। फिर आपको क्या निकालना हो, माध्य विचलन। तो क्या करना चाहिए, आपको समांतर माध्य का जो भी आंकड़े आए थे उनका सब इनके साथ अंतर करना है। अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना।
इनका अंतर करना है। तो 5 और 1 में अंतर कितने का आ गया? 4 का। 3 और 5 में अंतर कितने का आ गया? 2 का। जो अंतर आ रहा है उनको जोड़ते चलो। 5 और 5 में अंतर 0 का, 5 और 7 में अंतर 2 का, 9 और 5 में अंतर कितने का? 4 का। अंतर करके उतने का भाग दे दो जितनी संख्या है। तो कितनी संख्या? 3 और 2 5। लो जी, क्या प्राप्त हो रहा है? माध्य विचलन। कौन सा माध्य विचलन? ओ प्राप्त हो रहा है हमारे पास, ओ की वैल्यू। तो चेक करो, 4 4 8 और 4 12, 12 में 5 का, यहाँ पर रिजल्ट हो गया 12/5, और 12 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 2.4। ओ की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 2.4। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आइए इसी क्रम पे आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम पे आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न करते हैं। अब वो कहते हैं पी। पी क्या है? कि पी प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो मुझे बताओ, ये तो थी हमारी विषम संख्या। अब आप क्या अभाज्य संख्या बता सकते हैं? प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी? तो आप कहेंगे 2 3 5 7 और 11। अब हमें इनका क्या मान प्राप्त करना है? इनका हमें समांतर माध्य प्राप्त करना है। इनका हमें समांतर माध्य तो कैसे प्राप्त करेंगे? कि जोड़ करो, कर लेते हैं जोड़। 11 7 18, 18 5 23, 23 और 5 28। तो कितना आ रहा है? 28। ठीक है, तो 18 और 10 28। 28 में अब किसका भाग देना है? 3 और 2 5, 5 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा? 5.6। क्या प्राप्त होगा? 5.6। क्या प्राप्त हुआ? समांतर माध्य। अब जब हमें समांतर माध्य मिल गया तो क्या इसका माध्य विचलन नहीं बता सकते? बिल्कुल बताएंगे। माध्य विचलन बताने के लिए आपको क्या करना चाहिए? माध्य विचलन बताने के लिए आपको अभी बताया था समांतर माध्य और आपके आंकड़ों का अंतर करना है। 5.6 और 2 का अंतर किया तो कितना आ गया? 3.6। 5.6 और 3 का अंतर किया तो कितना आ गया? 2.6। 5.6 और 5 का अंतर किया तो कितना आ गया? 0.6। 5.6 और 7 का अंतर किया तो कितना आ गया? 1.4। 6 और 5, यहां से 5.11 और 5.6 का अंतर किया, कितना हो गया? 5.4। अब इसमें भाग कितने के देना? जितनी संख्या है, संख्या तो 5 थी, 5 का भाग दो। अब आ जाते हैं, 5 और 3 8 और 1 9। पहला मान हो गया 9, और 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, प्लस 0.6। भाग देना किसका? 5 का। तो कितना हुआ? चेक करते हैं। 9 और 4 13, 13.6 में भाग देते हैं 5 का। तो ये हो गया 6 2 12, 26 और 1 27, 2.72 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 2.72 प्राप्त हुआ। क्या? अपने को पी का मान, पी क्या था? माध्य विचलन। किन का? अभाज्य संख्या का। तो इधर से मान मिला है पी का, और ऊपर मान मिला है ओ का, और आपसे पूछ रहा है कि पी माइनस ओ कितना है। तो पी है हमारे पास में 2.72 और ओ है हमारे पास में 2.40। तो अंतर कितने का आएगा? 0.32। 0.32। ये इतनी सी बात अपने पास। क्वेश्चन नंबर 13। आइए, इसी अच्छा प्रश्न था, ध्यान से आप, अगर आपको पहली बात तो समझ में तो आ गया होगा अच्छे से, फिर भी इस प्रश्न को एक बार दोबारा और चेक कर लेना अपने तरीके से, खुद अपने हाथ से करोगे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले समांतर माध्य, फिर अपने को माध्य विचलन। अगर अपने को विचलन से अपने को निकालना पड़ता तो फिर अपना वर्ग करते हैं ना, क्योंकि जब विचलन निकालते हैं तो वर्ग करते हैं, लेकिन अगर माध्य विचलन निकालना है तो फिर सिद्धांतर करके जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, रिजल्ट नेगेटिव नहीं लिखना। आइए और आगे बात करते हैं इसी क्रम में। ए बी सी के मानों के 3 समुच्चय है और आपको कंपेयर करना है ए बी और सी के अंदर। अब अपने को क्रम से सारे चेक करने पड़ेंगे। अब आप क्वेश्चन नहीं करते, आपको ऑप्शन चेक करना होता है। सबसे पहले ए ऑप्शन, ए का माध्य। ए का माध्य बताएंगे तो हमें क्या करना होता है? जोड़। पहले ए ऑप्शन के साथ चलते हैं। ए का माध्य का मतलब सबका जोड़ करो। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 1 9, 9 7 16, 16 और 5 21। जोड़ किया 21वां, और 21 में भाग किसका देंगे? संख्या 7 है क्या? 3 3 6 7, कितना प्राप्त हुआ? 3। तो अपने को समांतर माध्य तो 3 मिला, ये रहा। सी का बहुलक, बहुलक देखो सी में ज्यादा बार कौन है? 4 4 4। सबसे ज्यादा बार 4 आया, तो जो जेड है वो बहुलक आ गया 4। क्या ये दोनों बराबर है? पहला ऑप्शन ये कह रहा है, नहीं ये तो गलत है, पहला ऑप्शन हाथ से गया। क्योंकि आप और कुछ काम मत करो, ऊपर आप माध्य माध्य का बहुलक निकाले तो वो एनर्जी गलत लगा रहे हो, हमें बाय ऑप्शन चलना पड़ेगा। बी ऑप्शन देखो, सी का माध्य निकालना है, सी का माध्य निकालना है, हमारे बी ऑप्शन कहता है कि आप सी का माध्य निकालो। बी ऑप्शन ये कह रहा है कि सी का माध्य। तो सी का माध्य का मतलब हमें जोड़ करना है। देखो 4 3 7, 7 7 14, 16, और 16 और अपने पास 27, 27 4 31, 4 35। तो कितना आ रहा है? 35। 35 में किसका भाग देना है अपने को? 7 का।
हमें क्या प्राप्त हो रहा है? समांतर माध्य। किसका प्राप्त हो रहा है? सी का माध्य। तो 35 में 7 का भाग दिया 5 है। अब कहता है कि बी की माध्यिका। बी की माध्यिका प्राप्त है, माध्यिका मतलब एम। माध्यिका प्राप्त करने के लिए इनका आरोही क्रम जमाते हैं, यही लिख देते हैं। 3 5 5 दो बार आया है, 5 के बाद में 7 8 9 और 12। आरोही क्रम जमाने के बाद में मिड पॉइंट क्या होता है? माध्यिका होता है। मिड पॉइंट क्या होता है? माध्यिका। और मिड पॉइंट कितना है? 7। तो यहाँ पे माध्यिका का मान 7। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं जी, बी ऑप्शन भी गलत है। सी कहते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक समान है। चलो चेक करते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि ए का पहले माध्य, ए का माध्य अभी बताया आपने, ऊपर देखो 3। फिर ए का माध्यिका, मीडियन और पता कर लेते हैं। माध्यिका के लिए आप क्रम जमाते हो, यहाँ क्रम जमा देते हैं। इनका 1 2 फिर आएगा 3। 3 कितनी बार? 1 2 और 3 बार है, तो 3 को 3 बार लिखा। फिर उसके बाद में 2 2 बार है ना, तो 2 बार आएगा, तो पहले काट देते हैं इसको। 1 2 फिर 3 3 आएगा, और फिर कौन आएगा? 7। अब अपने पास 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, बीच का पॉइंट कौन सा है? 3। तो माध्यिका का मान 3 आया, ये भी ठीक है। अब हमें ए का क्या चाहिए? मोड। बहुलक निकालते हैं। तो मोड के लिए अपने पास में क्या चाहिए? कि जो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3। तो ये रहा मोड। क्या मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा? सी प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 14। चलिए इसी क्रम में अंतिम और लास्ट प्रश्न पे आते हैं अपने पास में। अंतिम और लास्ट प्रश्न क्या कहता है? एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर। आपके पास एक ग्रुप है, इसमें संख्या है एम, और एन स्क्वायर उनका क्या है? औसत है। तो मुझे बताओ, क्या इनका योग बताना नहीं आएगा क्या? जोड़, इस ग्रुप का जोड़ कितना है? तो आप संख्या का औसत से गुणा करते हो तो एम एन स्क्वायर। ठीक है। अब हमारा दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में संख्या कितनी है? एन संख्या है। इनका औसत कितना है? एम स्क्वायर है। जोड़ कितना है? तो ये हो गया एम स्क्वायर एन, ये उनका जोड़ प्राप्त हो गया। ठीक है, आपस में गुणा कर दिया। अब वो कहते हैं इन दोनों को मिला दो। ये लो जी, इन दोनों को मिला दिया। तो मुझे बताओ इनमें कुल संख्या कितनी होगी? कि एम संख्या इधर से, एन यहां से, तो संख्या तो होगी एम प्लस एन। अच्छा, उनका जोड़ कितना है सबका? तो जोड़ देखो, इधर से है एम एन स्क्वायर, और यहां से एन एम स्क्वायर कर दो, या जो भी है एन एम स्क्वायर। एम को पहले लिखो, एन के उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, एन एम स्क्वायर। अब वो कहते हैं इनका औसत बताओ। तो औसत बताने के लिए राशियों का योग ऊपर लिखते हो, तो एम एन प्लस एन एम स्क्वायर में राशियों की संख्या का भाग दे दो, वो कौन है? एम प्लस एन। ऊपर कॉमन क्या आएगा? देखो, एक बार एम और एक बार एन, तो एक बार एम और एक बार एन कॉमन आ गया। तो यहां से क्या बचा? एक एन, और यहां क्या बचा? एक एम। नीचे क्या प्राप्त हो गया? एम प्लस एन। अब उससे नहीं फर्क पड़ता कि ए प्लस 2 2 प्लस 3 है कि 3 प्लस 2, वो तो मान तो इक्वल ही होता है। एम एन से एम एन कट गया, ब्रैकेट वाला मान कटा, तो बचा क्या? एम एन। कौन सा? ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के 15 बड़े शानदार प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा इसके अंदर। और तो क्योंकि दूसरी तरफ जूनियर अकाउंटेंट की मैराथन क्लास थी, इसलिए मैं लाइव इस क्लास को लेके नहीं आ पाया रिकॉर्डेड रूप में, और ये होगा हमेशा। अगर लाइव का समय हुआ तो लाइव, अदरवाइज आपके प्रत्येक पेपर जो, क्योंकि हमने समय डिसाइड कर दिया सोमवार और शुक्रवार, ये 2 दिन आपके टेस्ट चलते हैं, तो टेस्ट चलेंगे, आपके पेपर तक चलेंगे। आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब अपना जो तीसरा मॉक टेस्ट है वो देखिएगा कौन सी तारीख को है। तीसरा मॉक टेस्ट जो है वो अपने पास में 2 फरवरी को है, 2 फरवरी को है। तो इसमें आप लापरवाही नहीं करेंगे, इसे करेंगे, और ये आपको मैक्सिमम स्कोर दिलवाएगा, क्योंकि किस लेवल पे है? बेसिक लेवल पे। बेसिक लेवल पर बने पेपर में आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे, एडवांस लेवल पर बना तो थोड़ा सा अपने आप को चैलेंजिंग पर्सन देखेंगे, और शानदार तरीके से बड़े आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, नेगेटिव होने से बचाएंगे अपने आप को, और पेपर समय पे पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये हमें पेपर समय पे पूरा करने का अभ्यास करवाता है। ये हमें कहता है कि अगर इजी है तो आप अपना मैक्सिमम स्कोर करो, ताकि आप लीड कर पाए और उससे। तो ये इस टेस्ट सीरीज के अंदर जरूर जुड़े, लापरवाही मत कीजिएगा।
क्रैश कोर्स में आते हो तो सब कुछ सीख के फिर कर सकते हो, और अगर नहीं आते तो सिर्फ आप यहाँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के पार्ट के अंदर शुक्रवार को, और उससे पहले क्रैश कोर्स की क्लास जो कि सुबह टाइमिंग रहता है 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। प्रतिशत टॉपिक अपना अभी रनिंग में है। तो इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है जी। तो अब अपना जो ये क्रम चल रहा है, इसी क्रम के साथ में फिर से अपने नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं।